अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम हमारी इस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर मींस थर्ड लेक्चर जो है वो करने वाले हैं शूट। और आई होप आपको पिछले जो दो लेक्चर्स थे वो बहुत ज्यादा समझ में आए होंगे। उन लेक्चर्स में जो भी गलतियां हुई होंगी उनको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। मींस सिलेबस से रिलेटेड कोई गलती नहीं, बट मेरे एक्शन से रिलेटेड जो भी गलती थी उसको सुधारने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका पीसीबी एजुकेटर अभिनव लक्ष्यकार आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो चीज हमें पढ़नी है वो है कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मींस अब हम लोग बेसिकली उस पार्ट पर आने वाले, सॉरी, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई फोर्स कैसे चार्ज पे एक्ट करती है ना, और कैसे हम लोग फोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे, है ना। फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे, वेक्टर्स लॉ पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे। अब यहाँ से बेसिकली मैं यूँ कह सकता हूँ कि भाई आपके चैप्टर की डेरिवेशन वाली जो सीरीज है या डेरिवेशन वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अब डेरिवेशंस भी आएंगी, फॉर्मूलाज भी आएंगे और इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। पिछली बार जो हमने पढ़ा है ना दो लेक्चर्स में, उसमें केवल Q इक्वल टू एनी वो वाला जो फॉर्मूला है उससे दो चार न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस हैं। बट अब आगे न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो कूलॉम्स लॉ जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि भाई एक साइंटिस्ट थे कूलॉम, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिन्होंने चार्ज के फील्ड में बहुत ज्यादा डिस्कवरीज की। चार्ज के ऊपर ये जो लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, है ना, फॉर फोर्स, ये उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया। तो हमने उनको ऑनर देने के लिए चार्ज की एसआई यूनिट भी क्या रख दी, कूलॉम रख दी। लेट मी जस्ट टेक योर 1 सेकेंड, मैं देख लेता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। ऑल सेट है और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब भाई ये जो कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये कहना क्या चाहता है, तो ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास में किसी फ्री स्पेस में दो चार्जेस हों, अब वो दो चार्जेस कैसे होंगे, वो पॉइंट चार्जेस होंगे, है ना। मींस उनका मैग्नीट्यूड आपके, सॉरी पॉइंट नहीं, यूनिट चार्ज होंगे। यूनिट चार्ज मींस जिनका मैग्नीट्यूड होता है 1 कूलॉम का, है ना। तो अगर वो दोनों हमारे पास में है और हमने उन्हें वैक्यूम के अंदर रख रखा है तो उनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, या मीडियम में रख दे तो मीडियम के अंदर उन पर फोर्स कितना लगेगा। तो ये सारी बातें, बहुत सारी डिटेल में हम बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में। ये पूरा लेक्चर आज हम कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा इसके बाद वाला, यानी कि फोर्थ लेक्चर हमारा, उसमें हम लोग शायद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी को स्टार्ट कर देंगे। मींस आपका आधा पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। मैं पहले ही बता दूं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ये चैप्टर बड़े हैं और आप क्लास 12th में हो, सबसे बड़े बच्चे हो, बोर्ड्स की एग्जाम भी आपके लिए। तो लेक्चर्स की अगर प्लेलिस्ट थोड़ी बड़ी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए अगर मुझे आपको ये कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाना है तो हमें क्या करना होगा, या फिर ये कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहना चाहता है। पहले मैं आपको हिंदी में बोल के बता देता हूँ, फिर स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। देखो, मान लीजिए मेरे पास में दो चार्जेस हैं Q1 और दूसरा चार्ज है मेरे पास में Q2, है ना, Q1 एंड Q2। और ये दोनों किसी r डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड है। मींस इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। आप ऐसा मान सकते हो कि भाई ये जो मार्कर है, इस मार्कर में ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड तो हो गया Q1 चार्ज, और ये वाला एंड है ये हो गया Q2 चार्ज, Q2 Q1। और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने कहा कि ये r डिस्टेंस है, ठीक है। और कंडीशन क्या है, इन वैक्यूम या इन फ्री स्पेस भी बोल सकते हो आप, इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब जहां पर पे एयर भी प्रेजेंट नहीं है ना, खाली जगह है। मींस वैक्यूम के
नियर का स्पेस है ये, है ना। इन फ्री स्पेस कंडीशन में अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस के ऊपर है, तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग फिजिक्स के अंदर तीन तरीके के फोर्स पढ़ेंगे, है ना। एक फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरे फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरे फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स, है ना। अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होगा, तो न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीकेस्ट इलेक्ट्रो सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सबसे वीकेस्ट, और मीडियम में आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब भाई ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किन के बीच में लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है हमारे मासेस के बीच में। दो मास हो, जैसे कि अर्थ और सन मान लो, आप और अर्थ मान लो, तो दो हेवी मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा आपके दो चार्जेस के बीच में, वेदर वो चार्जेस लाइक चार्जेस हो सकते हैं, वेदर अनलाइक चार्जेस हो सकते हैं, है ना। और न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है वो लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। मींस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जितने भी सब्सटेंसेस हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है बट शॉर्ट रेंज होता है, इसीलिए हमें और कहीं भी वो देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एटॉमिक लेवल पे देखने को मिलेगा। आई बात समझ में। तो सबसे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, मींस दो रेस्ट चार्जेस के बीच में लगने वाला, वेदर वो चार्जेस रेस्ट पर हो वेदर वो डायनेमिक हो, उनके बीच में लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास में फ्री स्पेस में दो चार्जेस प्रेजेंट है Q1 एंड Q2, जिनको मैंने एक दूसरे से अलग कर रखा है बाय द डिस्टेंस r। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो आप लोग इसमें स्टेटमेंट लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, two charges Q1 and Q2 which are separated by a distance r, according to Coulomb's law for electrostatic, two charges Q1 and Q2 which are separated by a distance r, है ना, the force act between these two charges, the force acting या हाँ चलिए एक्टिंग लिख दीजिए, the force act on these two charges are directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the distance square between them. Distance square कैसे लिखोगे, distance और कोमा लगा के, ये ऊपर वाला कोमा और s, डिस्टेंस स्क्वायर, है ना, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, ये तो हमने स्टेटमेंट बता दी कि भाई स्टेटमेंट क्या होगी, है ना। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो हमने कहा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सॉरी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम F और उसके पैरों में छोटा सा E से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। कहीं कहीं पे अल्फा को भी इसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इससे रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, इन दोनों चार्ज का कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर, है ना। अब देखो स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे। मैंने आपसे कहा कि भाई इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना उसके तो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट अगर आपसे यूं पूछ ले कि 1/r² की फोर्स कैसी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। आ गई बात समझ में, ये मैं ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखा दूं। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1,
ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों को क्या करें, इक्वेशन 1 एंड 2, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, ध्यान रखिए। अब भाई फिजिक्स में या साइंस में हमने पढ़ा है कि अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना होता है तो हम कांस्टेंट का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ जो हम कांस्टेंट लेंगे वो कांस्टेंट होगा के। तो एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला आ गया, ये आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूला से हम लोग थोड़ा सा खेल खेलेंगे, है ना। अब क्या खेल खेलेंगे वो देखो। पहली स्टेप में हमने क्या किया, पहली स्टेप में हमने स्टेटमेंट को मैथमेटिकली प्रूव किया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। अब मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट नहीं होगा यहाँ पर पे उनका जो सिंबल है ना उसके साथ में जो उनकी मैग्नीट्यूड है उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जैसे मान लो ये -3 कूलम का चार्ज है और ये +5 कूलम का चार्ज है ना। तो 3 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फिर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखा तो एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लेते हैं और इस कांस्टेंट को बेसिकली मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कूलोम्स कांस्टेंट। क्या बोलता हूँ मैं, कूलोम्स कांस्टेंट। बेसिकली ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं। जैसे न्यूटन ने हमें बताया था कि भाई दो मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या है, F=G m1m2/r²। बिल्कुल उससे मैच हो रहा है। तो अब अपन किस पे इल्जाम लगाएं बताओ, इन कूलॉम पे लगाएं या न्यूटन पे लगाएं, कि दोनों में से किसी एक ने तो चोरी किया है फॉर्मूले को। तो हम लोग कूलॉम पे इल्जाम लगाएंगे कि भाई आपने न्यूटन का फॉर्मूला चोरी कर लिया। बट उन्होंने चोरी नहीं किया, उन्होंने बाय चांस, भाई क्योंकि ये भी तो दो बॉडीज ही हैं, वहां भाई m1 मास है, ये बड़ी बॉडीज के लिए क्लासिकल फिजिक्स की जगह ये थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ गए, है ना, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना अपने को। अब आगे बात करते हैं इस कांस्टेंट के बारे में। इस कांस्टेंट को हमने तो नाम दे दिया कूलॉम्स कांस्टेंट, बट कहीं कहीं पे के का इस्तेमाल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए होता है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए भी होता है, टेम्परेचर के लिए भी होता है। बट हम यहाँ पर पे ये स्मॉल के लिख रहे हैं, इस स्मॉल के का मतलब है कूलॉम्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इस कूलॉम कांस्टेंट की बात करते हैं। इस कूलॉम कांस्टेंट की अगर मैं मैथमेटिकल वैल्यू लिखूं, ठीक है, या मैं इस कूलॉम कांस्टेंट को ओपन करके लिखूं, बेसिकली ये है क्या, जैसे भाई फोर्स हो गया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वैसे इस के का भी तो कोई फॉर्मूला होगा, ये के भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये है 1/4πε0। ठीक है, क्या है ये के, 1/4πε0। ओके, चलिए तो इस कूलॉम्स कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई इस कूलॉम कांस्टेंट को अगर हम ओपन करके लिखे तो वो क्या लिखेंगे हम, 1/4πε0।
एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है ना। तो इस के को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब भाई यहाँ पर पे तो ये बात समझ में आ गई कि भाई ये तो होता है एप्सिलॉन नॉट। अब इस के की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, के का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो के का मैग्नीट्यूड होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर कूलोम स्क्वायर, या कूलोम इनवर्स -2। ठीक है, ये हो जाएगी आपके कूलोम्स कांस्टेंट की यूनिट। ओके, कूलोम कांस्टेंट का फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया कि भाई ये फॉर्मूला है इसका, या इसकी ब्रॉड फॉर्म तो मैंने लिख दी। अब इस कूलोम कांस्टेंट की ये मैंने मैग्नीट्यूड भी लिख दिया। मैग्नीट्यूड का मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक यूनिट होगी। तो इस कूलोम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू तो है 9 इंटू 10⁹ और इसकी मैग्नीट्यूड है आपके पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। पर कूलोम स्क्वायर बोलोगे तो इनवर्स -2 बोलने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ रहे हो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलोम इनवर्स -2, ये पढ़ सकते हो आप लोग, है ना। दोनों तरीके से पढ़ सकते हो कि भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलोम इनवर्स -2। ओके, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अब अगर मैं इस के की वैल्यू को यहां से उठाकर इस फॉर्मूले में पुट करूं तो भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो आगे अब हम इस फॉर्मूले को क्या करते हैं कि सॉरी इस के की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो एफ ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये आपके पास में बेसिकली एक ब्रॉड फॉर्मूला है, जिसको मैं कहूँ एकदम सही फॉर्मूला आपके पास में आ गया। वैसे ये भी सही है, इसमें बस हमने वैल्यू भी पुट की है। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप सॉल्यूशन करो तो आप लोगों को फॉर्मूला तो यही रखना है। इस पूरे की जो वैल्यू है वो तो हमें पता है कि 9 इंटू 10⁹ है, तो इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। ओके, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अब भाई हम लोगों को ये बात तो पता चल गई भाई कि फोर्स कितना होगा, है ना, और फोर्स का फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया। बट अब हमें एक नई चीज और देखने को मिल गई, वो ये नई चीज है एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, है ना, में नहीं सुना होगा। 11वीं में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो सुना होगा, और नहीं पढ़ाई की है तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके बारे में नहीं सुना होगा तो भाई ये क्या चीज है। हाँ, हमने ग्रीक अल्फाबेट पढ़ी है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, जीटा, उसके अंदर हमने ये देखा है एप्सिलॉन होता है, पर यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट है। अब इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये हो गया कि भाई जिस मीडियम के अंदर, अब मीडियम कौन सा है, मीडियम है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इज नॉट अ मीडियम, ठीक है ना, वो खाली जगह है। तो फ्री स्पेस में जहां पर ये चार्ज रखे हुए हैं, वो फ्री स्पेस इन दोनों चार्जेस को कितनी परमिशन अलाउड करता है कि भाई तुम दोनों एक दूसरे पर इतना अच्छा सा फोर्स या इतना वीक फोर्स, इतना स्ट्रॉन्ग या इतना वीक फोर्स अप्लाई कर सकते हो। इस चीज की जो परमिशन प्रोवाइड करवाता है इन दोनों चार्जेस को इन फ्री स्पेस, वो कौन है, एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, या इस एप्सिलॉन नॉट का
जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है फॉर वैक्यूम, है ना, सॉरी फॉर फ्री स्पेस, वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलोम स्क्वायर, या आप लिख सकते हो न्यूटन इनवर्स -1, मीटर इनवर्स -2 और कूलोम स्क्वायर। मींस जो कूलोम्स कांस्टेंट की यूनिट है ना उसका जस्ट उल्टा कर देना है, जो प्लस वाली है उनको तो माइनस कर देना है, जो माइनस वाली है उसको प्लस कर देना है। ये है एप्सिलॉन नोड की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट मींस उसका मैग्नीट्यूड। अब याद रखना ये जो एप्सिलॉन होता है ना ये होता है एप्सिलॉन नोड होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सेम टू सेम अगर मान लो मैंने किसी मीडियम के अंदर इनको रख दिया, तो मान लो मैंने स्पेस से उठा करके और पानी के अंदर इन दोनों चार्जेस को रख दिया, तो अब वो पानी क्या बन गया, मीडियम बन गया इन दोनों चार्जेस के बीच का। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में पहले तो हवा भी नहीं थी, फ्री स्पेस था, लेकिन अब क्या आ गया इन दोनों के बीच में, पानी आ गया, है ना। ये देखो, तो मान लो ये दोनों चार्ज उठाए मैंने ऐसे डाल दिए, तो इनके बीच में ये जो मीडियम है ये कौन बन गया, पानी बन गया। तो अगर मान लो किसी मीडियम के अंदर ये दोनों चार्ज रखें तो हम एप्सिलॉन नोड का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, एप्सिलॉन एम का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, एप्सिलॉन एम का यूज करेंगे। आई बात समझ में। अब एप्सिलॉन एम की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे मान लो कि मेटल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन एम फॉर मेटल या एप्सिलॉन मेटल। अगर मेटेलिक मीडियम है इन दोनों के बीच में, मान लो इन दोनों चार्जेस को आपने उठा करके किसी कॉपर के बॉक्स में या किसी आयरन के बॉक्स में रख दिया, तो अब इनके बीच में मीडियम कौन हो गया, वो आयरन यानी वो मेटल। तो मेटल के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि 1/इनफाइनाइट जीरो होता है। और फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। मींस मेटेलिक मीडियम के अंदर जो चार्जेस होते हैं ना उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगता है। बिल्कुल भी फोर्स लगने का मतलब ये हो गया, अब भाई वो मेटल है तो ये दोनों चार्ज उस मेटल से जाकर के चिपक जाएंगे ना, उस मेटल के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो प्रोटॉन्स होंगे, उनसे जाके चिपक जाएंगे, है ना। तो एक दूसरे को तो अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, इसीलिए फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम वाटर की बात करें कि एप्सिलॉन की वैल्यू वाटर के लिए क्या होती है, तो ये होती है 81 न्यूटन इनवर्स -1, मीटर इनवर्स -2 और कूलोम इनवर्स 2 या कूलोम स्क्वायर। ठीक है, ये होती है इसकी यूनिट। और अगर मैं एयर की बात करूं, एयर के लिए होती है 1। क्या होती है एयर के लिए, 1 होती है। ठीक है, मींस एयर के लिए अगर इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पर भी मैं 1 रख दूं, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ कि भाई 3.14 है, 3.14 को अगर हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम जो इस पे फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स वैसे तो वैक्यूम के अंदर लगेगा, क्योंकि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन एम की वैल्यू होती है 0, है ना। इस एप्सिलॉन एम की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी होती है, वैक्यूम के लिए 0 होती है। तो यहाँ 0 मींस ये के की वैल्यू 0, सॉरी हाँ यहाँ 0 मींस 1/0 इज इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो हम नॉट डिफाइंड का मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्या पता बहुत ज्यादा चार्ज लग जाएगा, क्या पता बहुत कम चार्ज लग जाए, है ना। तो ये सारी बातें ठीक, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया। एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं, भाई दो चार्जेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस r है, उनके बीच में अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो फोर्स इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो भाई जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, इस कांस्टेंट को नाम दिया है कूलोम्स कांस्टेंट।
कूलॉम कांस्टेंट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के अंदर क्या रखे हुए? दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। के की जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी के का जो मैग्नीट्यूड है वो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स -2 या पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। मीन जब आप फॉर्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको इनका यूज करना है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भाई क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि भाई अगर हमें फोर्स, ये तो हमने फ्री स्पेस के लिए निकाल लिया, फ्री स्पेस के लिए फोर्स इतना लगेगा, बट अगर किसी मीडियम के अंदर रखा है तब फोर्स निकालना हो, और इस वैक्यूम के अंदर लगने वाला या इस फ्री स्पेस के अंदर लगने वाला जो फोर्स है और मीडियम के अंदर लगने वाला जो फोर्स है उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो वो सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग एक बार इस सब का स्क्रीनशॉट, वैसे तो मैंने आपको बहुत समय दे दिया स्क्रीनशॉट लेने जितना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार और ले लो, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, है ना। होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा इसको पॉज करके। नाउ अब मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हम लोग आगे की बात कर सकें, है ना। अब हम बात करते हैं फोर्स इन मीडियम की। तो अगर हम देखें, या एक बार हम लोग इस एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट का देख लेते हैं। अगर मैं एक काम करूं कि भाई एप्सिलॉन एम या एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो निकालो, तो ये जो एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो होगा उसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, जिसका मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये डी है ना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का या फ्री स्पेस का रेशियो किसके इक्वल होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होता है। वैसे ये सेकेंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बट आप समझ लीजिए यहाँ पे ताकि बाद में आपको समझने में क्या हो, आसानी। चलिए, तो भाई अगर मुझे यहां से इस एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालनी है, तो इस एप्सिलॉन एम की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में के एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इस वैल्यू को मैंने जो फोर्स का फॉर्मूला निकाला था ना, उस फोर्स के फॉर्मूले में रख देते हैं, है ना। जस्ट अ सेकेंड, है ना। अब इसमें देखो ध्यान से कि भाई अगर किसी दो चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रहा है इन अ मीडियम, अगर वो दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं? मीडियम के अंदर रखे हुए हैं, और अगर उन पर फोर्स लग रहा है तो वो जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम आ जाएगा। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन एम आ जाएगा, है ना। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि एप्सिलॉन एम आ जाएगा, सॉरी एम, सॉरी नॉट लगा दिया, एम आ जाएगा, क्योंकि मीडियम के अंदर अब फोर्स निकाल रहे दोनों चार्जेस पे। तो फोर्स इन मीडियम between two charges is equal to 1/4 pi epsilon m q1 q2 by r स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इस एप्सिलॉन एम की मैंने यहां से ये वैल्यू आपको दिख रही होगी तो निकाली है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ।
तो एफ एम यानी फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन के को मैं बाहर लिख दूं, के को यहाँ के बाहर लिख दिया मैंने ना, और अंदर आ जाएगा आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, यस। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, इस के को मैंने बाहर क्यों निकाला, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये जो फॉर्मूला है ये हम पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये किस में लगता है, मीडियम के लिए, सॉरी वैक्यूम के अंदर चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो मैं इस पूरे को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एम, सॉरी यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते चलो, है ना। क्या लिख सकते हैं इस पूरे को, इस पूरी वैल्यू में ये जो पूरी वैल्यू है ये 1/4 Q1 Q2 बाय, ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, क्या है ये, फोर्स इन फ्री स्पेस। तो फोर्स इन मीडियम जो होता है वो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, मीन्स फोर्स इन वैक्यूम और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का रेशियो होता है क्या, मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स। ठीक है, पहले ही बता चुका हूं कि भाई मीडियम के अंदर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, ध्यान रखना, वैक्यूम के मुकाबले मीडियम के अंदर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। इसीलिए यहाँ डिवाइड में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। अगर मुझे यहीं से फोर्स इन वैक्यूम निकालना हो तो फोर्स इन वैक्यूम जो है, वी का मतलब हो गया वैक्यूम, है ना, या फोर्स इन फ्री स्पेस जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके के टाइम्स फोर्स इन मीडियम, यानी फोर्स इन मीडियम जो होगा अगर उसको आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में फोर्स इन वैक्यूम आ जाएगा, और फोर्स इन वैक्यूम मीडियम के मुकाबले क्या होता है, ज्यादा होता है, और मीडियम वाला जो फोर्स होता है वो वैक्यूम के मुकाबले कम होता है, इसीलिए डिवाइड हुआ है। ये सारी बातें आप लोगों को याद में रखनी है। ठीक है, इसको या तो चाहो तो लिख लो, है ना, बाद में, या तो फिर चैप्टर एंड होने के बाद में नोट्स जो आएंगे उनसे हम लोग समझ लेंगे, या उनसे आप लोग राइट डाउन कर लेना, यहाँ पर भी आप समझ लीजिए, है ना। मैं पीछे हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लो, है ना। होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा, लिख भी लिया होगा। अब हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, अब हम इस कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं, है ना, ज्यादा कोई डायग्राम वाइग्राम बनाने की मुझे जरूरत तो नहीं लग रही, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बना लेता हूँ आपके लिए डायग्राम। मैं इस सबको रब कर रहा हूँ, आप लोगों ने समझ लिया होगा इस सब। चलिए, अब अगर हम लोग इसी फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखें, है ना, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वेक्टर फॉर्म, ये आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, सबको तो नहीं पता है, जिन्होंने 11th पढ़ ली है या पढ़ रहे हैं उनको पता है भाई वेक्टर क्या होता है, और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, ई या एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तो है फोर्स इन वैक्यूम का, ये फोर्स इन फ्री स्पेस का फॉर्मूला। अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में हम कब लिखते हैं, हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं किस तरीके से, इस तरीके से, भाई एफ के ऊपर एक तीर बना देते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे इसको। बट अब इसके इक्वल में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी तो है ही नहीं, है क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर हो, नहीं है। तो इस पूरी की पूरे फॉर्मूले को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर आर केप से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर आर केप से। सॉरी, आप सबसे माफी चाहूंगा, बार बार मैं यहाँ से चला जाता हूँ,
बट क्या करूं, यहाँ पे क्या है, शादी ब्याह का माहौल है तो गाजे बाजे बजते, तो मैंने सोचा वीडियो को पॉज कर दूं, है ना। चलिए आगे बात कर रहे थे हम लोग वेक्टर फॉर्म में। तो अगर मुझे इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, फोर्स के ऊपर तो वेक्टर का सिंबल लगा दूंगा, बट इस तरफ इक्वल में तो कोई वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, तो नहीं है, क्योंकि ये देखो ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट होता तो ये वेक्टर हो जाता, बट है डिस्टेंस। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इस पूरे फॉर्मूले को यूनिट वेक्टर आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डिवाइड में आर का मैग्नीट्यूड, है ना। आर वेक्टर डिवाइड में आर का मैग्नीट्यूड, ये पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखना। कौन सा वेक्टर है ये, आर कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है, और ये जो आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। कौन है, यूनिट वेक्टर, और आर वेक्टर कौन है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो मैं इस यूनिट वेक्टर या इस आर कैप की जगह या इस यूनिट वेक्टर की जगह हम लोग लिख रहे हैं आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। तो सॉरी, एक बार मार्कर चेंज कर लूं लास्ट। चलिए, तो यूनिट वेक्टर आर कैप से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। आर कैप की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से जो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो है ही है। इस आर कैप की वैल्यू रखूंगा तो ऊपर आ जाएगा आर वेक्टर अपॉन में नीचे आ जाएगा आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा कि Q1 Q2, और नीचे ये दोनों आर है, ये आर की पावर 1 है, आर की पावर 2 है, तो आर की पावर क्या हो जाएगी 3, और यहाँ पे आ जाएगा आर वेक्टर। ये हो गई फोर्स की वेक्टर फॉर्म, ठीक है। आपके लिए इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा आपके लिए बहुत कुछ जरूरी नहीं है। बाकी तो बहुत सारे डायग्राम्स होंगे भाई, एक फोर्स जो होगी वो इस डायरेक्शन से, यानी Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा होगा और Q2 Q1 के ऊपर लगा रही होगी, तो दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स होंगी, है ना, याद रखना। बट मैंने आपको सिंपल फॉर्म में डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला जो हमारे काम का है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये फॉर्मूला वैसे तो देखो, पर्सनली खुद मैंने भी 12th अभी 2025 में कंप्लीट की थी, तो पर्सनली मेरे तो ऐसे फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन नहीं बना था, बट इस बार बन जाए तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है ना, याद रखना। यहाँ पर जो भी वेक्टर आपको दे रखा है आर वेक्टर, उसको रख करके मल्टीप्लाई करना, सीधी सी बात है ना। और आर क्यूब यानी कि जो डिस्टेंस है उसका क्यूब है ना। तो ये डायरेक्ट आपके पास में फॉर्मूला मैंने प्रोवाइड करवा दिया। कुछ अगर मान लो मिस्टेक हुई या कुछ सिलेबस में चेंजेस हुए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चेंजेस भी कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे तो कोई भी गलती नहीं है, खुद मैंने ये फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे टीचर्स से पढ़े हुए हैं, है ना, और आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है कि भाई ये वीडियो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, बिल्कुल 101% बेनिफिशियल है ना, अब आराम से देख सकते हो। तो आज हमने कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज ने साथ छोड़ा तो नहीं है, बट इलेक्ट्रिक चार्ज का साथ जो है वो पीछे छूटने वाला है धीरे धीरे। अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आपके लिए जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला, और एक जो फोर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। इसमें के की वैल्यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो छोटी बातें बताई ना वो एमसीक्यूज के लिए क्या है, बेनिफिशियल है ना। तो आपकी जो 18 एमसीक्यूज आते हैं आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और अगर आपके डेरिवेशन आ जाए फोर्स इन कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आपके लिए डेरिवेशन आ जाए एग्जाम में, तो वैसे तो सीबीएसई में तो नहीं आ सकती, और आएगी भी तो भी 3 नंबर के अंदर आ सकती है,
बट आरबीएससी के अंदर 5 नंबर में आ जाती है, तो आपके लिए ये पूरी डेरिवेशन मैंने करके दिखा दी, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। स्टेटमेंट मैंने बोल के बता दिया, और जब मैं नोट्स अपलोड करूंगा तो उसमें से आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और नमस्ते। और आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा जाए और आपने बहुत अच्छे से इसको समझा। थैंक यू।